प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूं। एक मरतबा फिर आज हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। कहा है कि जो मसाइल हैं आइए बैठ के बात करते हैं, बैठ के मसाइल हल करते हैं। लेकिन एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दावत दे रहे हैं कि आइए बैठ के बातचीत करें, मसाइल को हल करें। दूसरी तरफ हुकूमत के वजीर कह रहे हैं कि इमरान खान को तो 5 साल कम अज़ कम अंदर रखना पड़ेगा, फिर मुल्क के हालात ठीक होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कल फरमाया है कि हाँ कोई केस फिलहाल तो नहीं है मजीद इमरान खान को अंदर रखने के लिए, लेकिन कोई अगर हम ढूंढे तो मिल भी जाएगा, कोई नया भी बन सकता है। यानी हुकूमत बावजूद इसके कि अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और अगर कल उनको इद्दत केस में भी उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर कोई आउटस्टैंडिंग केस अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन कह ये रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि निकाला तो जा सकता है केस। तो एक तरफ मुज़ाकरात की दावत, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसको मजीद दबाने की कोशिशें। ये दोनों चीजें बैक वक्त कैसे हो सकती हैं, हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है, इस पर एक तो हम बात करेंगे। दूसरा, आज दफ्तर खारजा ने अमरीकी माने नुमाइंदगान की तरफ से जो करारदाद मंजूर की गई है उसके हवाले से बयान दिया है दफ्तर खारजा ने और कहा है कि जी ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है इंतखाबी, इससे अदम वाकफियत के नतीजे में हुआ है। यानी जो पाकिस्तान 368 लोग हैं 7 के मुकाबले में जिन्होंने करारदाद के लिए वोट किया कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसके को प्रोब होना चाहिए, उसमें धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन दफ्तर खारजा ने इसको रद्द कर दिया है और इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं राना साहब आपको। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कौमी असम्बली में। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपको भी खुशामदीद। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आइए बैठकर बातचीत करते हैं, जिसको अपोजिशन ने फौरन ही रद्द कर दिया। जरा सुनिए क्या कहा है वज़ीर आज़म ने आज। इनके बानी को अगर वहां पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूं आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने कहा कि नहीं, बात तब होगी जब इमरान खान रिहा होंगे। जरा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे, बात तब होगी। अब एक तरफ तो ये दावत थी हुकूमत की जिसको रद्द कर दिया अपोजिशन ने, अपोजिशन लीडर ने खुद तकरीर करते हुए। लेकिन इस दावत को कैसे संजीदगी से लिया जाए जब राना सनाउल्लाह टेलीविजन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि किसी सूरत इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता। एहसान इकबाल साहब भी कह चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि 5 साल तक कम अज कम इमरान खान को अंदर रखा जाए तो फिर मुल्क के हालात बेहतर होंगे। मैं चांडियो साहब पर आने से पहले राना साहब आप ही के पास आऊंगा। ये बताइए कि अगर फर्ज कीजिए सजा मुअत्तली का जो फैसला महफूज हुआ है इद्दत केस में, कल उसका 3 बजे फैसला सुनाया जाना है, अगर उसमें सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर भी हुकूमत इमरान खान को रिहा करने का इरादा नहीं रखती, जैसे कि राना साहब कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत गैर कानूनी तौर पे तो नहीं इमरान खान को जो है वो कैद में रख सकती। अगर उनके केस में अब वो आज़ाद हो जाते हैं और कोई केस पेंडिंग नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो उनके अंदर कोई रुकावट नहीं होगी कि। लेकिन देखें बात क्या है, अभी तक कोई केस पेंडिंग है वैसे? देखिए हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में लगता है कि अभी तक उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली। देखिए ये मेरे पास, मैंने उनका हिसाब नहीं रखा हुआ है खान साहब का कि कितने केसेस उनके ऊपर पेंडिंग है। नहीं है, बात यह है कि आज अली मोहम्मद साहब ने एक इमोशनल स्पीच की और प्राइम मिनिस्टर के ने उस स्पीच के रिस्पांस में एक ऑफर की और बिल्कुल आपने उनका लहजा देखा, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। उन्होंने बड़ा ओपन माइंडेड होके उन्होंने कहा कि हम मिलके बैठ जाते हैं, अगर खान साहब को जेल में तकलीफें तब भी मिलके बैठ जाते हैं, अगर मुल्क को हमने आगे लेके जाना है तो तब भी मिलके बैठ जाते हैं। उसके जवाब नहीं, जेल में तकलीफ क्या होगी? मतलब जेल ही तकलीफ होती है ना। अगर उन पर अदालतें उनको रिहा कर रही है, आप फिर भी उनको रिहा नहीं करना चाहते? देखिए वो तो बैठने के लिए उन्होंने, देखिए सब कुछ छोड़ दें। उस पॉइंट पे जब अली मोहम्मद ने एक इमोशनल स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई, तो उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऑफर किया? इमरान खान नहीं, एक मिनट। उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने अमन ऑफर किया। उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा आए मिलके बैठे, आ जाए बैठ जाए। आपने सुनाया अभी, आपने अभी सुनाया कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा और एहसान इकबाल ने ये कहा। क्या वो प्राइम मिनिस्टर है?
क्या वो कैबिनेट को हेड कर रहे हैं? नहीं, कैबिनेट के हेड ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा कि आओ मिलके बैठे, और उसके जवाब में क्या कहा कि जी ये तो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं ना राणा सनाउल्लाह साहब को, एहसन इकबाल को, नहीं, उन्होंने प्राइम, तो आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, ये गलत बात है। बात ये है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो अली मोहम्मद की इमोशनल स्पीच थी जी, उसके रिस्पांस में उससे दिल दुखी हुआ वज़ीर आज़म का, उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया ना। और ये बातें तो पुरानी थी, ये कल की थी या परसों की थी या तरसों की थी, ये तो आज की बात है ना कि वहां जो आपकी पार्लियामेंट है, जो सोवरेन है, वहां खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया। और उसके देखिए ऑफर क्या है? अब इसमें दो चीजें बताएं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफर वो आप सुना लेना स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफर क्या है, बैठ के बातचीत करते हैं किस नुक्ते पर? इमरान खान की रिहाई के लिए। देखिए बात ये कि एक रास्ता बनता है ना, नुक्ता जो भी हो, नुक्ता ए हो, बी हो, सी हो, जब आप बैठना शुरू कर देते हैं तो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। लेकिन उस ऑफर को, अगर दो ऑप्शंस थी पीटीआई के पास, या वो कहते हैं हाँ हम वेलकम करते हैं और हम बैठने के लिए तैयार हैं, या वो ये कहते जो उन्होंने कर दिया उसको रद्द कर दिया और हमलावर दोबारा हो गए। तो फिर इससे क्या साबित होता है? इससे एक ही चीज साबित होती है कि पीटीआई बातचीत नहीं करना चाहती, पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं चाहती, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहती। बड़ी बेसिक सी बात है। बात आ गई ना, मेरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए किसी बातचीत की जरूरत है? नहीं, इमरान अदालत में मामला है, देखिए नहीं, बात ये आप नहीं मौजूद था ना, इमरान खान की रिहाई प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, नहीं करनी अदालत ने करनी है। दो पार्टीज है ना, वो पोलराइजेशन है इस मुल्क में, नफरत के बीज बोए हुए हैं। आप एक लड़ाई झगड़े का माहौल है, उसमें प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आ जाए बैठ जाए। किस मौजू आज भाई मौजू तो वहां बैठेंगे तो मौजू 10 शुरू हो जाएंगे, उस पर खान साहब का मौजू भी शुरू कर लें, 25 और डाल लें, बैठेंगे तो मौजू शुरू होगा ना। सही है। उस बैठने की ऑफर किसने की? प्राइम मिनिस्टर ने की। उसको रद्द किसने किया? ऑपोजिशन ने किया, जो कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, जो कहती है तो झूठ बोलती है चांडियो साहब, वो नहीं बैठना चाहते। चांडियो साहब, बातचीत का माहौल है? मेरा ख्याल है बातचीत का माहौल नहीं भी हो तो भी मुद्दबिर लोगों को, मुद्दबिर सियासतदानों को, हकीकी कौम परस्त, वतन परस्तों को मौका पैदा करना चाहिए कि बहरान निकले, हम आगे चले, हमारा सफर आगे चले। खान साहब की लड़ाई में या मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं के जज्बाती तकरीरों में अगर इसका हम माहौल खराब कर देंगे तो ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है, हमने पहले रोज से, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से हमने कहा कि हम आपका साथ देते हैं। इन्होंने पहले दिन से ही इनकार किया, फिर आगे चलकर तो और तलखियां बढ़ाई। अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि माहौल है या नहीं, माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ये हुकूमत की तरफ जिम्मेदारी है, जो खान साहब ने कभी भी पूरी नहीं की कि अपोजिशन को गले लगाकर अपोजिशन से बातें करते। खान साहब ने हमेशा ऐसी राह अख्तियार की जिसपे तलखियां बढ़ी और अपोजिशन दूर हुई। अभी अगर हुकूमत फिर बात कर रही है तो उनको ये कहना चाहिए कि हम बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे ना, बैठेंगे तो मौजू निकलेंगे ना। अब ये ऐसा नहीं कहते, पहले दिन से ये कह रहे हैं तय करके बैठे, ये करेंगे तो हम बातें करेंगे। ऐसे कभी नहीं, किसी मुल्क में नहीं होता कि तय करके बैठोगे। तय करके क्यों बैठोगे? जैसे अभी आपने गौहर अयूब साहब का मुझे मैंने सुना बयान असेंबली का जी, कि हम बताया जाए खान साहब को रिहा करें तो बातचीत करें। बातचीत ऐसे नहीं होती है। इनका कोई घमंड है, इनका कोई बात है। अब मैं नहीं समझ पाता, मैं तो खैर हैदराबाद में बैठा हूँ, मैं इतना बाखबर नहीं हूँ कि क्या बात है, लेकिन इसके पीछे कोई बात है जिसको आसरा देकर बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको और मजबूत बना दिया है। वरना जो कौमी रहनुमा मुल्क के बहरान से निकालना चाहते हैं वो रास्ता निकाल लेते हैं। खान साहब ही रास्ता निकालने, इसमें कौन सी बेइज्जती की बात है? ठीक है, पीटीआई अगर गैर मशरूत बातें करेंगी तो कौन सी बात है? आप इतने लोगों मकबूल है, लोग और मकबूल बना देंगे आपको। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं चांडियो साहब, आप ये कह रहे हैं कि माहौल नहीं भी है, खान साहब की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम हर मौके पे बातचीत करने की बात करते हैं, खान साहब की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान आता है, कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जो सब पीछे हट जाते हैं। उसके साथ साथ में चंद वजीरों को भी कहता हूँ, नून लीग के भी चंद रहनुमाओं को कहता हूँ, जनाब आप भी थोड़ा एहतियात करके बात करें, आप भी बेड़ा गर्क करके का ना सोचे। आपकी मनसब और कुर्सियां तब रहेंगी जब निजाम चलेगा। आपका भी ये रवैया, आपका बोलना चाली है। जहां तक राणा साहब की बात है, राणा साहब को दुख है, राणा साहब के साथ भी जो आप लोगों ने किया वो ऐसे ही कहेंगे। ये तो बयान मुझे अच्छा नहीं समझ में नहीं आया,
कि कोई ना कोई केस निकल आएगा। सही है ये मुनासिब सर, नहीं। लेकिन देखिए जैसे मैं अदालत साहब आपसे कह रहा था कि एक माहौल भी तो होता है ना। मसलन आज ही की खबर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन पर पुलिस ने उनको गुनहगार अपनी तफ्तीश में करार दिया है 9 मई के वाकयात में और दहशतगर्दी के मुकदमात में, और उनका चालान जमा करा दिया है। इन शाह महमूद कुरैशी साहब जो बाकी केसेस से उनकी बरियत हो गई, खासतौर पर साइफर से, अब उनका चालान नया जमा हो गया है कि उन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात में वो गुनहगार साबित हो गए हैं। तो इस तरह के माहौल में कैसे बातचीत होगी? लेकिन फिर भी जो जुनैद अकबर साहब, चांडियो साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माहौल नहीं भी है तो भी बैठना चाहिए। चलिए आप हुकूमत की को गलत साबित करने के लिए बैठ जाएंगे जी, हम तो बैठे हैं लेकिन अब देखेंगे मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, चांडियो साहब मेरे सीनियर है, मुहतरम है। मैं असल में मसला ये है कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अपने अमल से साबित करना होगा ना। और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं कि राव चांडियो साहब ने अच्छी तजावीज़ दी, लेकिन चांडियो साहब अगर अपनी पार्टी पे गौर करे तो उन पे मैं बाद में आता हूँ। मुस्लिम लीग जहाँ पे पीपल पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वहाँ पर हमें कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। जहाँ पर मुस्लिम पीपल पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, वहाँ पर उस दिन हमारे 3 MNAs गए थे और उस पर इल्ज़ाम ये लगा था कि यहाँ पर नारे लग रहे थे कि सल्तनती इमरानिया के नारे लग रहे थे, तो FIR काटी गई बलूचिस्तान में। तो सिर्फ अब बातों से नहीं होगा। यहाँ पर हमारे जो 9 मई से बाद में हमारे साथ जो हुआ, जो इलेक्शन के बाद में हुआ, हमारे सारे MNAs के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। फिर हम अदालतों से हमने रिजू किया और अदालतों ने हमारे जिसने रिजू किया अदालतों से उसके नाम निकल गए। परसों हमारे दिल से MNA था, वो अदालतों ने उसको, बल्कि एक दफ़ा वो गया भी था और उसको जो है दोबारा एयरपोर्ट पे मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं बैठना चाहते? सुनिए, तो मुज़ाकरात से अमल से तो साबित करें ताकि आप लोग चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात और बात उस बंदे के साथ की जाती है जिसको पास कोई इख्तियार हो। हमें पता है कि वज़ीर आज़म साहब बेइख्तियार है, उसको अपना इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का इख्तियार नहीं है, अपना कैबिनेट बनाने का इख्तियार नहीं, उसके पास है क्या? अगर यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को आप लोग जो है वो ख्वाजा सराओं से जो आप दावा कर रहे हैं, ये अगर आप मुज़ाकरात करने के बाद दावा करेंगे, देखें जी हम तो बैठे हैं वज़ीर आज़म के साथ बैठे, लेकिन वज़ीर आज़म बेइख्तियार था, नतीजा कुछ नहीं निकला। बैठना उस बंदे के साथ होता है जिसको पास मैंडेट हो, न तो हम वज़ीर आज़म के मैंडेट को ये तो साबित करना पड़ेगा ना आपको। सॉरी, ये मुकम्मल कर लें। यहाँ तो मसला ये है कि जो लोग जो ये बात करते, एक तरफ तो बात एक करते हैं, करते दूसरे। हमारी जिस तरह हमारी ख़वातीन पे रोज़ाना वो निकलती है नई FIR में काटी गई थी, यार उसका एक लाहौर में होता है, दूसरा सरगोदा में होता है, दूसरे रावलपिंडी में होता है। तो एक तरफ ये हमारे साथ ये कर रहे हैं और दूसरे सब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते। हमारे MNAs के साथ जो रखा था, हमारे वर्कर के साथ जो रखा गया, और दूसरे न तो इस हुकूमत को हम मानते हैं न इसकी वज़ीर आज़म को मानते हैं। जब हम मानते नहीं तो किसके साथ बैठ गए? न तो हम इन लोगों के साथ बात करने को तैयार हैं। दूसरी जिसकी तरफ आपका इशारा है उसके साथ बिल्कुल हम बात करने को तैयार है, लेकिन सुने जी, लेकिन ये नहीं कि हमें इख्तिदार में लेके आए। हम कह रहे हैं कि आपका जो आईन ने जो डिफाइन किया है, आपका जो रोल है, आप उस तक महदूद रहे। ये इसके लिए, नहीं, मगर आईन में तो ये नहीं है कि आप उनके साथ बातचीत करें जिनका आईन में कोई किरदार ही नहीं है। तो आईन में ये भी नहीं है कि एक 17 सीटों का जीता हुआ शख्स आपको उसको पार्लियामेंट में उतारे, उसको वज़ीर आज़म माने। ये भी कहीं आईन में नहीं है। आईन में ये है कि जिसको लोग मैंडेट थे, जिसको वोट थे, उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए उसको। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी पीपल पार्टी जो पंजाब से है वो कह रही है कि लेकिन जुनैद साहब बात यह है कि आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते और एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, तो फिर ये मसला हल होगा कैसे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला मसला हल होगा इंशाअल्लाह ताला, ये फिक्र न करे, क्योंकि कौम में शऊर आ चुका है, कौम को समझ है कि यार कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग कर रहे हैं उसके लिए अपना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, यकीन करे। ये अगर हम और मैं अपनी क़ियादत से कर रहा हूँ कि यार बिल्कुल न एक से बात करें न वाई से बात करें, जो है हम बुक लेंगे, कोई मसला नहीं। जेल में है खान साहब है, कोई मसला नहीं, ये इतना और भी गुजार ले, हम जेल से बाहर आए दोबारा जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमने इन लोगों को अपने जो आईन में उसका जो इख्तियार है उस तक महदूद नहीं रखा, वरना इस तरह ये 70 साल से जो चल रहा है। जो चीजें जुनैद साहब कह रहे हैं रान साहब, और कई चीजें जाहिर है ये नहीं कह रहे, कई चीजें पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुके हैं, कई चीजें अपनी जब हिरासत के दौरान कह चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ये सिर्फ इनके कहने की बात नहीं है। अतर बिन अल्लाह साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कल अपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। जरा सुनिए उन्होंने कल क्या कहा, फिर जवाब दीजिएगा।
Today, the Constitution is not being upheld. Whatever is happening, everyone knows. And everyone is pretending as if we are only talking about the past. Today, let this court not be seen as complicit. That is why it is so important to secure the rights of the people. Everyone has made mistakes in the past. No one is an angel. But there has to be a resolve to say one day, enough is enough. Today, we should also acknowledge our mistakes. As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand, and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today, the enforced disappearances. I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. It is about the Constitution, the grave violations that are taking place. We cannot shut our eyes. ना साहब वो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, और वो कह रहे हैं जो हो रहा है सबको पता है, हम अपनी आंखें जो है वो रेत के अंदर दबा नहीं सकते हैं अपनी गर्दन। ये चले, इन्हें तो छोड़ दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं इंसानी हकूक़ के खिलाफ। इन्होंने इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की बात की, उसका हवाला दिया, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की। ये मामला बड़ा पुराना पाकिस्तान में चलता आ रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये एक सब्जेक्ट बिल्कुल है जिसके ऊपर अगर हमारा अदालती निज़ाम जो है वो बेहतर हो, जिस तरह के टेररिज्म के मसाइल इस मुल्क के अंदर दरपेश हैं, तो ये मामला वाकई हमारा अदालती निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि वो जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनके जो केसेस हैं उनको जल्द वो करें। मैं नहीं समझता कि डिसअपीयरेंसेस जो हैं उसका मतलब सिर्फ दहशतगर्दी या दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग नहीं हैं। इसमें तो आज तो शाह महमूद कुरैशी भी दहशतगर्द है ना, आज तो सियासी लोग भी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का शिकार हैं। डिसअपीयरेंस एक भी सियासी आदमी की इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस नहीं हुई, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो नहीं, जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो तो सारे 9 मई के हवाले से अगर वो अंदर हैं तो उसको आप इसके साथ नहीं सर, उसको आप इसके साथ अब ये देखें, इनका मौक़िफ़ है कि ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादती हुई और ये हुई। मुझे आप एक खातून का बता दें कि जिसकी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, जो प्रिजन लॉ और मैनुअल के खिलाफ वर्जी के मुताबिक उसके साथ सलूक हुआ, या उसको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिली जो जेल मैनुअल की है, तो हमें बताएं उसको। बिल्कुल वो अगर हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है हम उसको कंडेम करेंगे, लेकिन नहीं है ना, ये प्रोपेगेंडा है। तो आप ये कहें, आज आप पूरा ये माहौल बना दें कि ह्यूमन राइट्स की कौन सी पीटीआई, अगर क्योंकि हम तो सियासी बात कर रहे हैं ना, हमें बताएं पीटीआई के साथ कौन सी ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है जो ये कह रहे हैं कि इनके साथ कोई एक भी नहीं हुई। ये एक मिसाल हमें दे दें। सदाकत अब्बासी और उस्मान डार का नाम के अलावा आपने बात करनी है, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, उनका नाम भी ले सकते हैं, उनको भी पूछ लें, अगर हुई है वो आजाद है ना, वो बताएं कौन सी वायलेशन हुई है, उनके साथ क्या हुआ है। वो तो खुद आके टीवी पे वो तो इंटरव्यू देके गए, वो तो बड़े अच्छे लंबे चौड़े इंटरव्यू देके गए कि वो क्या हुआ और कैसे हुआ। तो वो तो उनकी जुबानी बातें हैं। उसको दोबारा बुला ले, उससे पूछे कि कौन बुला ले ना, आप उसका यूट्यूब है उसका बयान में और चढ़ा दें क्या हुआ उसके साथ। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल देखें, अगर कुछ हुआ है तो बता दें, वो आवाम को बाहर चले जाए तो वही जाके बता दें। जो हमारे साथ हुआ हम कह रहे हैं उसका बता दे, उसका क्या हुआ। यकीन करें हमारे मिनिस्टरों पे ये तो छोड़े, बाकी एफआईआर थी, आवारागर्दी की एफआईआर भी काटी गई। आवारागर्दी की एफआईआर में हमारे लोग जो है, आप क्या कहते हैं साहब, क्या कहते हैं, इसका जवाब ले लेना। क्या ये नहीं हुआ इस पाकिस्तान में आपकी हुकूमत में कि खवातीन की वीडियो दिखाई गई? क्या ये नहीं हुआ कि हमारे, मैं कहे तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि किस किस को पार्टी छोड़ने पे किस तरह मजबूर किया गया? क्या उसको वीडियो अपनी नहीं दिखाएगी? क्या उसको ये नहीं कहेगा कि आपकी वीडियो को अगवा करेंगे? क्या नहीं कहेगा? अच्छा, शामजाना कहती है कि मुझे उठा के ले जाया गया, तो मुझे कहा गया कि मरियम को ज्वाइन कर लो या बिलावल को ज्वाइन कर लो, मुझे ये ऑप्शन दी गई। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शामजाना गुलजार ने ये कहा। नहीं, शानदाना गुलजार ने तो पता नहीं और भी कहा था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, या वो उन्होंने कहा था किसी और ने कहा। लेकिन मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ ना कि देखें, उनको अगर ये ऑप्शन दी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहाँ से हुई? नाम बताएं कि ये किसने कहा और क्या क्या बंदूक रख के कहा,
क्या कहा? किसी ने वैसे कह दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या मुझे नहीं पता, कहा नहीं कहा, इसकी तो वो जाके देखें, ये इस पे ह्यूमन राइट्स कल असेंबली के फ्लोर में एक एमएनए साहब ने कहा कि मुझे जेल से लेके गए और मुझे कहा कि पैसे भी देंगे, असेंबली के फ्लोर पे रिकॉर्ड पे आया है ना, और कह रहा है कि नहीं वायलेशन, पता नहीं क्या राना साहब वायलेशन किसको कहते हैं ना। चलिए बहरहाल अब 2-3 चीजें जरा मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो अब ये इसकी तहकीक होनी चाहिए कि किसी ने कहा नहीं कहा, किसने किया, रिकंसिलिएशन एक कमीशन बनना चाहिए जिस पर जो सारे हकाइक सामने लेकर आए। ये कह रहे हैं। देखें असद, बात मैं बताता हूँ, ये जो कुछ भी है आज आपको जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, इन्होंने बड़ी सियासी गलती की है, बहुत बड़ी सियासी गलती की है। ये आज असद उमर अपना नहीं उमर यूब साहब कहते कि हमें कबूल है, आप आए, हम बैठते, तो फिर क्या होना था? मुझे बताएं तब क्या माहौल बनना था? चाहिए उन्होंने, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव वो कहते हैं कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, तो हम क्यों बैठे? अब फिर अगर ये कहते हैं कि इख्तियार ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म है ना, फिर तो झगड़ा है। फिर ये यानी कि हमारे से बात नहीं करना चाहते, ये कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी क्योंकि आपके पास इख्तियार। अच्छा, वैसे अगर ये आपसे बातचीत नहीं करते तो इनको क्या नुकसान होगा बातचीत ना करने का? देखिए, हम तो नहीं कह रहे कि मरे जा रहे कि बातचीत करें। हम समझते हैं कि पोलराइजेशन इस मुल्क में कम होनी चाहिए। हमें एज अ जिम्मेदारी हम समझते हैं कि ये माहौल हमें ठंडा करना। अगर ये बैठ जाएं और ये आपसे कहें कि जी इमरान खान को रिहा करो, आप कहेंगे हमारा हमने तो करना ही नहीं है, तो अदालतों ने करना है। नहीं, हमने कहना ही नहीं है। आप तो ना बैठे ना, इससे साबित ये हो जाता है, इससे एक चीज साबित, आप सिर्फ इंगेज करना चाहते हैं। नहीं, आप इनका मसला को हल नहीं कर सकते। नहीं, देखें, हम बिल्कुल जो आईनी तौर पर हम हल कर सकते हैं, क्यों नहीं हम हल करेंगे। अब अगर असेंबली का कोई रोल है, वो रोल हम इख्तियार करेंगे बिल्कुल। कि ये बहुत सारी चीजें जिस पे मसाइल हल किए जा सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये अपने सियासी हरीफों के साथ आज भी बात नहीं करना चाहते, ये 2018 में भी नहीं करना चाहते थे जब हम इनको कहते थे। चलें, चांडियो साहब, ये आज मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो इससे क्या चीजें बेहतर हो जाएंगी? वैसे पीटीआई समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, और इनका पहला मुतालबा यह है कि सियासी कैदी रिहा किए जाएं। वो हुकूमत कर नहीं सकती क्योंकि वो कहती है कि मामला अदालतों में है, और ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है। तो ये फिर एक तो ये तो साइकिल या सर्कल सा है जिसमें फंसे हुए हैं, दायरे का सफर है। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत हो सकती है, बातचीत के नतीजे अच्छे निकलेंगे। सारी दुनिया के आपस में मुकाबले वाले मुल्क भी बातचीत करके ही मसाइल को हल कर सके। कभी कहाँ देखो जापान, कहाँ चीन, कभी कई दूसरे मुल्क है, वो बातचीत करते हैं, बातचीत का दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन पीटीआई के जिस भी संजीदा आदमी से बात करो, या जब भी उसको ये ऑफर लगेगा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर है, तो वो मुकर जाएगा और जाकर ऐसा बयान देगा जो आप समझ जाएंगे। गोरायूब साहब ने दुरुस्त कह दिया, उसमें हम बात नहीं करना चाहते। अभी जो आपके दो पास बैठे दोस्त मेरे पीटीआई के, उन्होंने भी खुल के बात की। वो अच्छे, बहुत अच्छे हैं पीटीआई वाले, कभी छुप के नहीं बात करते, वो अल्लाह ऐलान करते। वो कह रहे हैं हमें सियासतदानों से बात नहीं करनी, हम जिस उंगली के इंतजार में थे उस उंगली से बात हो सकती है। इतनी सी बात। वो उंगली छूट चुकी है, उंगली जो छूट चुकी है, तो हवास भी तो आए, होश हवास भी तो आए, सियासी जज्बा इनका नहीं है। ये सियासी लोग ही नहीं है, ये जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे करेंगे। भुट्टो साहब को हुकूमत ने भेजा पॉलिसी के खिलाफ, मंशूर के खिलाफ, पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रही, लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तान के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म बनकर नूरुल अमीन के अक़वाम मुत्तहिदा में गए। कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ऐसे ही करती है। यहाँ आए को लगा नहीं, पाकिस्तान के बका का मसला था, अभी पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और सलामती का मसला है। ये फिर कह रहे जनाब इनके पास तो अख्तियार नहीं है। तो बाबा, जिनके पास अख्तियार है वो आपसे बात करना नहीं चाहते, आप हमसे बात नहीं करना चाहते, तो मसाइल कैसे हल होंगे? तो फिर आप क्यों बातें करते हो? जो आपको रास्ता अच्छा लगता है तोड़ फोड़ का और ये वो करे। इनको नहीं समझ में आ रही हुकूमत को, हुकूमत क्यों ऑफर कर रही है जब आप मानते ही नहीं है। अब आप सुने इनका जुमला क्या था, हम वज़ीर-ए-आज़म को और हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर बातचीत क्या की है? फिर क्यों मुतालबे कर रहे हो बातचीत के? ना करो। तो जनाब खान साहब वहां खुश में थे, ऐसा भी नहीं कहते। मरे जा रहे सबके सब, खान साहब जेल में है, खान साहब को सहूलियात नहीं है, खान साहब की ये बात है। हम भी कहते खान साहब को बाहर आना चाहिए, लेकिन उनके लीडरों का मौक़िफ़ तो सुने। अभी आपके सामने क्या कह रहा था, हमने तो बात ही नहीं करनी, बात नहीं करनी, तो फिर ये बहस मुबाहिदे काय के कर रहे हैं आप? सही है, लेकिन शिपों पे बैठ जाए, जो आपको रास्ते में या आपने जो ज़हन में बना रखा है उस पे चले, या जिसको कहा गया है, जो भी आपको लाइन दे रहा है उसकी लाइन पे चले।
जी जनाब, ये बातचीत नहीं करेंगे, पीटीआई कभी बातचीत नहीं करेगी तब जब खान साहब को एजाज के साथ जेल से निकाल कर आओगे। खान साहब सही है। चरणियों साहब, मगर मामला ये है कि जैसे कि आपने इस बात को बड़ी हैरत से देखा कि ये सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत क्यों नहीं करना चाहते, तो अब इनको एनआरओ चाहिए, आप नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुद बाकी जमाते हैं। चरणियों साहब, सियासी लोगों से बात नहीं करूं। बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा सवाल ये है जो मैं जाते हुए छोड़ने जा रहा हूं और राणा साहब के खास तौर पे, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो चरणियों साहब खुद तस्लीम किया है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम राब्ते में थे जब हम ऑपोजिशन में थे और हमें ऑफर की गई, जनरल बाजवा से भी राब्ते में थे, फैज से भी राब्ते में थे, हमें कहा गया कि हम आपको 5 महीने में 6 महीने में हुकूमत आपको दे देंगे। तो ये मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर आपको सुनवाता हूं कि आप लोग क्यों किसी और से बातचीत कर रहे थे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहती और बातचीत किसी और से करना चाहते हैं। अब जिनसे ये बातचीत करना चाहते हैं उस पर राणा साहब और मौलाना चांडियो साहब बड़ी हैरत की नज़र से देख रहे हैं कि आप सियासी कुव्वतों के बजाय किसी और से बातचीत क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो इससे पहले अपोजिशन थी पीटीआई के ज़माने में, वो भी किसी और से बातचीत कर रही थी। ये आप क्यों राणा साहब बातचीत कर रहे थे जनरल फैज के साथ, जनरल बाजवा के साथ, और क्यों ये ऑफर कबूल कर रहे थे कि ठीक है हम आपको वोट देते हैं मगर हमें पंजाब की और वफाक की हुकूमतें दो, और वो हुकूमतें आपको मिल भी गई बाद में? नहीं, देखिए बात ये है कि उस वक्त तो सब जानते हैं ना, ये तो अब हकीकत है कि 2018 में जो पीटीआई का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और वो पूरी यानी कि एक इस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशरी की हमायत के साथ इनके लिए जगह बनाई गई, रास्ते बनाए गए, वो क्या कहते हैं ट्रेंच खोदे गए और वहाँ से फिर पानी जो है वहीं से गुजरा जहाँ से खोदा गया और वही रास्ता अपनाया गया और ये सारा कुछ किया। देखिए ये जो इन्होंने बात की, सर आप तो सियासत के मुखालिफ थे ना, मगर हाँ नहीं बिल्कुल फिर आपने वही तर्ज अमल अपना लिया। नहीं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो अब तस्लीम शुदा बात है ना, बाजवा साहब ने बाद में कितनी दफ़ा कहा कि हम सियासत में हमने मुदाखलत की और हमने गलती की और उसका नुकसान जो है वो मुल्क का पार्टी बन गए। नहीं मुदाखलत तो वो पीटीआई की मुदाखलत की बात कर रहे थे ना, ये तो बाद में उन्होंने जब पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने बातचीत की तो उस चीज़ को उन्होंने, ये तो अब ओपन है ना, बात हो चुकी है कि बाजवा साहब मगर वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली सियासी जमात है, वो जनरल बाजवा की ये ऑफर क्यों सुनेगी? मैं बताता हूँ, हमें हुकूमत मिल जाएगी। ऑफर ये थी ना कि हम पीछे हट जाएंगे, जो हम इस मसनूई हुकूमत को जो हम चला रहे हैं, जो ये हमें कहा गया कि आपकी हुकूमत आपको दे दी जाएगी। कैसे दे दी जाएगी जब वो पीछे हटेंगे? ये देखें, ये कोalition हुकूमतें थी ना जो ये चला रहे थे, जो सारे जोड़ तोड़ की हुकूमतें थी, जब वो पीछे हटेंगे तो ये ऑब्वियसली ये हुकूमत नहीं चलनी थी। तो यही था कि जो इनको वेंटिलेटर लगा हुआ था उसका स्विच उन्होंने ऑफ करना था, तो वो ऑफ हुआ और ये हुकूमत गिर गई। तो वो तो बात की बात है, लेकिन बिल्कुल ये जो इन्होंने जो बात की, जो प्रोजेक्ट पीटीआई लॉन्च किया गया, जो बनाया गया, उससे फिर पीछे हटे ना ये लोग। इस पीछे हटने को के मामले में जो बातचीत हुई कि अब हम सियासत से पीछे हट रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। बाजवा साहब ने ये बातें की कि अब हमारा सियासत से लेना देना नहीं। तो मैं जुबैर साहब की बातें नहीं कर रहा, जो जुबैर साहब ने कहा है कि मुझे भेजा जाता रहा, देखिए उसकी कहा गया इसको सीक्रेट रखना है। देखिए उनका जो, यानी मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि कल को आप सब कुछ वो करते रहे जो आज आप दूसरों को करने में तनकीद कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमने तो आपस में बातचीत तो पीएमएलएन ने हमेशा की ना, पीपल्स पार्टी से बातचीत की हमने। जो हमारा 13-18 का दौर था उसमें खुद चल के नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान के घर चले गए। तो ये चीज़ तो हमेशा पीएमएलएन ने हमेशा की और इसको फरोग दिया कि आप अब जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी होती हैं, तभी स्ट्रेंथ मिलती है ना जमहूरियत को। अलहदा रह के तो स्ट्रेंथ नहीं मिलनी है एक दूसरे के साथ। देखें बात बहुत सिंपल सी है, खान साहब तब भी बात नहीं करना चाहते थे जब ये हुकूमत में थे। जब हम कहते थे मसाके मईशत करो तब बात नहीं करना चाहते थे। जब हम कोरोना के टेबल पे आते थे ये उठ जाते थे। ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से चले जाते थे, तब ये क्या करते थे कि ये टेलीफोन कराते थे और फिर इनके कोएलिशन पार्टनर जो है वोट डालते थे बिलों के ऊपर। ये टेलीफोन कराते थे, बाजू मरोड़ते थे, कहां से मरोड़ते थे, और फिर जो है इनकी हुकूमत चलती थी। तब जो ये आज जो इतने जमहूरी और ये बने हुए हैं और ये कह रहे हैं, तब ये इनको उसी चीज की आदत डली हुई है।
देखिए हम तब भी कहते थे कि आओ बातचीत करो। आज हम हुकूमत में है ना, हमारे पे ये जो मर्जी इल्जाम लगाएं कि ये हुकूमत हमने ऐसे ली, हम उनके साथ मिले हुए हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। हम आज कह रहे हैं बातचीत करो, हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन और ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करनी। कॉमन चीज क्या है कि पीटीआई ने बात नहीं करनी, वजह क्या है? इनका एजेंडा है मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम कहेंगे क्या फायदा? नहीं, मैं बताता हूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या फायदा? सियासत है ये, इनकी ये सियासत है। नहीं, उससे क्या फायदा उठाते हैं? उनसे यही तो सियासत है ना कि ये पोलराइजेशन की सियासत है, नफरत की सियासत है। फायदा इनको वही जो ये नजर आ रहे हैं, हम बड़े जी फलाने पॉपुलर हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये इनकी सियासत की बेस ये है कि जब हम कहेंगे कि हमें IMF की जरूरत है, ये IMF को कहेंगे कि आप लोन ना दें। जब हम कहेंगे इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है, तो ये ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे कि इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म नहीं करनी है, अगर ये एक्शन करोगे तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। IMF वाली बात तो चले, आपने बड़ी अच्छी याद करा दी। मैं अगर आपको सुनवाई देता हूं, जुनैद साहब की राय भी लेता हूं। IMF को आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, हमें IMF के साथ मिलकर बैठ के बजट बनाना पड़ा है, लेकिन माजी में कहते रहे बेच दिया मुल्क IMF के हाथों। जरा सुनिए माजी में PMLN के लोग क्या कहते रहे। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा। फाड़ दो IMF डील को, जनाब स्पीकर, फाड़ दो IMF डील को, रीनेगोशिएट करो, लेकर आओ, मुल्क के मफाद। गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। चले, इस पर तो चांडियो साहब की भी राय मैंने लेनी है कि उस वक्त ये बहुत सख्त रवैया बिलावल साहब ने भी इख्तियार किया और एहसन इकबाल साहब ने तो कहा तुम गद्दार हो, मुल्क को बेच दिया IMF के हाथों। जुनैद साहब, पहले तो ये बता देना, ये आप बातचीत करने में हर्ज क्या है, बैठने में हर्ज क्या है? राना साहब मेरे भाई है, जिस तरह इनकी बातों में वजन नहीं है, बेशक बेचारा बहुत कोशिश करे, बहुत मुश्किल काम है जो इसका है ना, इस तरह जिस तरह उसकी सपोर्ट नहीं है अवाम की, इस तरह बातों में वजन नहीं, बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है। ये भूल के जब FATF की बात थी तो ये क्या कह रहे थे कि हमारे नैब के जो केसेस है वो माफ़ कर दे तो हम वोट देंगे ना, तो ये चीज़ें जो है वो आगे। दूसरी, राना साहब ने मैं मानता हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि जिस तरह उसने फरमाया कि 2018 में जो है बाजवा ने वो जनरल पे नाम लेके कहता हूँ ना कि उन दो की वजह से हम हुकूमत में आए। चलो हमने तो एक्सटेंशन में इसलिए वोट दिया कि उसकी हमें 18 में सपोर्ट थी, आप लोग क्यों मजबूर हो गए थे कि आपने वोट दिया ना? तो जब आपने उस बंदे को वोट दिया तो इससे साबित होता कि 18 में उसने हमारी सपोर्ट नहीं की। अगर वहाँ एक बंदे ने आपके साथ जुल्म किया होता तो आप क्या कहे? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी क्या, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया कि ख्वाजा जो है बाजवा हमें बुलाता था और सारे बिलावल का नाम लिया उसने, शहबाज शरीफ का, कि हमें बुला के इकट्ठी जो है ये करते थे। वो सिर्फ ये नहीं, रिकॉर्ड पे है, हमारा मौजूदा स्पीकर साहब थे उस टाइम मिनिस्टर थे, तो MKM के एक MNA ने तकरीर की, कुछ उसकी शिकायत थी, कुछ गिले थे, तो जवाब में हमारे मौजूदा स्पीकर साहब ने जवाब में कहा कि हम पे आपका एहसान नहीं है, आपको कोई और ज़बरदस्ती लेके आए। तो ये सबको पता है कि किस तरह हुआ है, और यही बात है जो हमारी सियासत है, जो हमारी बातें हैं, हमारी बात लोग सुनते भी हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, और आपकी न बात पे कोई यकीन करते ना आपको सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से आपका लीडर एक खातून से जो जेल में है उससे हार के बैठ गई। इसलिए ये अलग बात है कि वो आके फिर असम्बली में आते हैं और उससे आते हैं, तो हमें ये न सीखे। और आप कहते हैं कि जब आपको ये इख्तियार नहीं हो कि जिन लोग आपको लेके आए वो कह रहे कि नवाज शरीफ हमें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि शहबाज साहब जो है वो ज़्यादा ताबेदार है, तो आप अपनी क़यादत को आप इंसाफ नहीं कर दे सकते, उसके साथ अपनी पार्टी में बैठ के अपनी क़यादत को दे दे यार, उस बेचारे के साथ आप जो लोग कर रहे हैं ना, तो आप मेरे साथ क्या बात करेंगे जब उसमें नहीं करेंगे। और चांडो साहब ने सियासत की बात की है, वो बोल के बिल्कुल जमहूरी पार्टी है, लेकिन चांडो साहब आपको तो अपना चीफ मिनिस्टर लगाने का इख्तियार नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, वो किसी और ने दिया है कि यार इसको बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर, आप लोगों को ये इख्तियार नहीं, फैसलवाड़ा किसी ने दे दिया, और पार्टी में जो है उसके बड़े बड़े नाम थे, बड़ी शख्सियात थे जिसकी जमहूरियत के लिए खिदमत थी, लेकिन वो क्योंकि किसी और को कबूल नहीं थे और उसको जाके, तो आप किस तरह बात कर सकते हैं कि चांडियो साहब से आपने नाम लिया चुके, जमहूरी नहीं है। चांडियो साहब से बात कर लेते हैं। चांडियो साहब, एक तो अगर जुनैद साहब की बात को आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, जो मैंने अभी ये बयान माजी का सुनवाया था जब PTI का ने बजट पेश किया था, बिलावल साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि जी रीनिगोशिएट करो और कबूल मत करो, और एहसन इकबाल साहब ने तो कहा था गद्दार हैं ये। आज वही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हमें IMF की वजह से इस तरह का बजट बनाना पड़ा। हमारे सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, ये जो भैंस पूरी काली होती है वो कभी कभार गाय को बोलती है चलो आपका पूंछ काला है, हालांकि खुद पूरी काली होती है। भाई ने भी ऐसी बात हम पर कर दी है
हमने तो बातें की हैं, हम कबूल भी करते हैं। हम आपके अभी मैंने बात की पाकिस्तान के लिए भुट्टो साहब के कौम जाने में, और फिर इस जनरल के अभी मसला पार्टी में आया। हम हालात के मुताबिक जरूर फैसला करते हैं, लेकिन फैसला ऐसा तो ना हो जिसमें शर्मसारी हो, फैसला ऐसा तो ना हो। अब कहाँ इंतहा तो करनी है, पीटीआई को क्या रास्ता अख्तियार करना है। अगर कोई इनकलाब उसके जहन में आए तो उसके साथ कोई इतनी बड़ी कुव्वत साथ है, इनकलाब ले आए, जहन में डालें। अगर उन नून लीग को भी कहता हूँ, आप भी खुलकर बात करें, आप छिप छिप के बात करनी क्या है। अभी इतनी वाज़ेह पार्टी कोई नहीं है खान साहब जैसी पार्टी जो कहे हम बात ही उनसे करेंगे। ये सिर्फ आवाम को, मखलूक को बेवकूफ बनाना है कि हम बात करना चाहते हैं, हुकूमत बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, ये बात नहीं करना चाहते। खान साहब आपके सामने बैठे, बड़ी अच्छी बात है भाई, हम बात कैसे करें, पावर नहीं है। आज अभी आपने तकीर सुनाई है हमारे इनकी अयूब खान के पोते की, वो भी ऐसे कह रहे हैं। जब ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर ड्रामा क्यों करते हो, कौम का वक्त जाया क्यों कर रहे हो। पीटीआई, मैं कह रहा हूँ पीटीआई को बात करनी ही नहीं है। जी हाँ, नहीं करनी, कुछ वक्त निकालना है। और सर ये यकीन है हुकूमत को, तभी तो हुकूमत ऑफर कर रही है बार बार बातचीत के लिए। और कुछ बात नहीं तो उन्हें यकीन है इस बात का कि बातचीत तो करनी ही नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ऑनेस्ट ऑफर थी। अच्छा, ऑनेस्ट हुकूमतें खवातीन ना, ये प्री प्लान था। और अगर वो ऑफर कबूल कर ली इन्होंने तो फिर संजीदगी से करेंगे या फिर कहेंगे कि ये स्ट्रेंजर कहां से आ गए, ये ताने देंगे फिर आप। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो चुका है ना, आपने कहा कि असेंबलियों में वापस आए, असेंबलियों में वापस आए, मुल्क के लिए काम करें। जब पीटीआई असेंबली में वापस आए, आपने कहा ये अजनबी कहां से आ गए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर की और उसको रद्द कर दिया पीटीआई ने। और देखें इनकी तरफ एक चीज अगर आप इजाजत दें, वैसे मैं चूंकि वो बजट की बात चल रही थी ना, आपका तो सब्जेक्ट है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज बड़ा अपने दुख का इजहार किया। सुनिए मौलाना ने क्या कहा है। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा? हर हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो आजकल बड़ी दो चीजें खेल रहे हैं, बाहर जाके हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपके साथ हैं, बजट में साथ चलेंगे। पहले कह चुका हूँ कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, विरोध पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मौलाना साहब, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम ठीक है, जो तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी साथ नहीं है और मुल्क का कबाड़ा हो गया। राना साहब ये देखिए मौलाना के साथ आजकल बड़ी आपकी बातचीत चल रही है। देखिए महंगाई जो है वो 12% से नीचे आ गई है, क्या मुल्क का कबाड़ा हो गया। जो रुपया है वो मुस्तहकम हो गया, क्या मुल्क का कबाड़ा हो गया। स्टॉक मार्केट, मैं नहीं कहता कि पूरी इकॉनमी की जो है वो कोई इंडिकेट करती है, लेकिन वो एक शोबे को इंडिकेट करती है। वो आसमान से बातें कर रही है, क्या मुल्क का कबाड़ा हो गया। हमने IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट मुकम्मल किया है, फिस्कल स्टेबिलिटी लेके आए हैं, क्या मुल्क का कबाड़ा हो गया। तो देखिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो एक वो जो डिज़ास्टर की जो नवीद थी कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, वो बात ख़त्म हो गई। आपके बॉन्ड्स की इंटरनेशनल वैल्यू 90% से ऊपर जा चुकी है। तो चीज़ें बिल्कुल स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आपको बिल गेट्स इस मुल्क में आते हैं और वो आपको कहते हैं कि हम ना सिर्फ पोलियो बल्कि 4 और चीज़ों में आपके साथ तावन कर रहे हैं। क्या ये एतमाद का इजहार नहीं है? तो जो 368 अमरीकी माने नुमाइंदगान में लोगों ने करारदाद पेश की है, वो पाकिस्तान के इंतखाबात पर अदम एतमाद का इजहार नहीं है। वो जो डॉलर इन्होंने खर्चे हैं पीटीआई वालों ने अमेरिका के 368 लोग खरीद लिए। नहीं, इन्होंने बिल्कुल वहां बड़ी अच्छी लॉबिंग की है और ये तो सारी चीजें सामने आ गई ना। तो वो वहां से वो जी उधर से अगर 368 अमेरिकी सेनेटर्स खरीद लिए गए हैं। 300 सारों ने तो नहीं किया ना जी, वो उसके ऊपर 368 लोगों ने वोट किया इसके लिए, 7 के मुकाबले में। नहीं देखें, बात यह है कि वहां इन्होंने बिल्कुल लॉबिंग की है, बिल्कुल डॉलर्स वहां जिस अमेरिका को ये एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, वहां इन्होंने खूब वहां के तरले लिए, वहां खूब इन्होंने तरले लिए, वहां खूब इन्होंने कोशिश की है कि जी हमारे अमेरिका के ऊपर नहीं, इन्होंने पैसे देखे ना, बिल्कुल इन्होंने अच्छे वहां जो एब्सोल्युटली नॉट उनको कह रहे हैं कि यहां इंटरफेयर करो, इधर मुदाखलत करो इस मुल्क के अंदर, इसके बारे इसके इलेक्शंस के ऊपर कमेंट करो जिनको हम एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, और उसको अब ये आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर लोग सिंध हाउस में बिठा के खरीदे जा सकते हैं, तो क्या वहां भी लोग खरीदे जा सकते हैं? देखिए वहां तो लॉबिंग का पूरा मैकेनिज्म है, लॉबिंग तो होती है, तो पूरी लॉबिंग का मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के ये माहिर हैं, ये तो जो है यही काम इनको जो है अच्छे तरीके से आता है, प्रोपेगेंडा करना और ये चीजें पैसे खर्च करके। जवाब ले लें। लेकिन देखिए बात ये है कि पीटीआई इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है
उसके अंदर अगर कुछ सबसे बड़ी दरार कोई डाल है तो वो ये पीटीआई की तरफ से और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, वरना ये मुल्क कहीं का कहीं पहुंच चुका होता है। ये अब ये पिछले 7-8 सालों से ये पड़े हुए हैं, अब ये 12 साल से, ये 11-12 साल इनको केपीके में हो गए। आप उधर के हालात देख लें, सीटीडी के ऊपर ये 500 अरब ले चुके हैं लेकिन सीटीडी नहीं खड़ी कर सके। तो ये तो इनके हालात। राना साहब वेस्टर्न में वो अमरीकियों को कैसे खरीदा आपने अपना मौके जिस तरह इन्होंने चांगामांगा में की थी, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क में भी हमने इसी तरह रेटी लगाई जिस तरह सन हाउस में इन लोगों ने किया जो जमहूरियत के दावेदार थे। और आप अभी आपने बात की, तो शुक्र है आपने याद दिलाई, 2014 में जब हमारी इनके साथ बात हुई थी तो मुझे याद है सरदार साहब उसमें आते जाते थे, तो सरदार साहब की तरफ वना खान ने बिल्कुल कहा था कि हमने वापस नहीं जाना। सरदार साहब ने कहा कि बात उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब आप असम्बली में आएंगे, और जिस तरह फिर उसने किया। अच्छा, जब इसी असम्बली में जो चांडियो साहब के स्पीकर है जो जमहूरी होते हैं, जो कह रहे हैं कि हम आवाम की सपोर्ट है, तो पहले कहते कि असम्बली में आए हम इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जिस तब हम असम्बली में जा रहे थे तो जो हुआ। अच्छा, दूसरे ये है कि एक ही दिन हमने इस्तीफे दिए ना, लेकिन हमारे स्पीकर साहब जो जमहूरियत के आलमबरदारों की पार्टी से था ना, तो उसने वो जो 6-7 चुन के कर लिए, मार्जिन कम था, कम मार्जिन से हम जीते थे ना। लेकिन री-इलेक्शन में सारे मंजूर करे, अगर नहीं है तो जिस दिन हम जा रहे थे उस टाइम कि तो ये इनको पता है कि इनके साथ कौन करता है, किस तरह के। आखिर में चांडियो साहब, हमने कभी नहीं कहा, एक स्टेटमेंट निकाल के दे के कि हमने कहा कि हमने हुकूमत से बात करनी है। आपको पता नहीं किसने बताया था, हम तो पहले दिन से कर रहे कि इन लोगों ने हमारे बहुत शुक्रिया डाका मारा। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बहुत अहम कामयाबी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली है, बहुत ही अहम और बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, उसके इंकिशाफात भारत के हवाले से और बाकी जो इदारों के हवाले से हैं वो बड़े अहम हैं, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कानून नाफिज करने वालों को बहुत अहम कामयाबी मिली है। टीटीपी दिफाई शुरा के सरबराह नसरुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। ये टीटीपी का कमांडर है नसरुल्लाह। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद जो इंकिशाफात सामने आए हैं वो बहुत हैरान कुन है और उससे बहुत सारे हकायक सामने आते हैं। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह ने इंकिशाफ किया है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान वो अफगानिस्तान फरार हो गया था। कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्ट पनाही के साथ BLA मजीद ब्रिगेड और TTP खारिज का इल्हाक करवाया। TTP की दिफाई शुरा के सरबराह नसरुल्लाह ने यह भी इंकिशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकसद था कि बलूचिस्तान खुजदार के इलाके में दहशतगर्दी के ठिकाने बनाए जाएं। कमांडर ने यह भी इंकिशाफ किया है कि BLA TTP इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और सीपेक को नुकसान पहुंचाना था। इस गिरफ्तार कमांडर ने यह भी बताया है कि BLA TTP इत्तेहाद का एक और हदफ इगवा बराए तावान करके गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना था। यह भी इंकिशाफ किया गया है कि TTP की तमाम फंडिंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से होती है। ये सरबराह जो है नसरुल्लाह, इन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि मौलवी नूर वली महसूद समेत TTP की तमाम क़यादत भी अफगानिस्तान में मौजूद है। यह भी कहा गया है कि BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में मौजूद है। यह इंकिशाफ भी हुआ है कि कमांडर मुफ्ती नूर वली महसूद के पीछे अबूरी अफगान हुकूमत है। बशीर ज़ेब और नूर वली अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। TTP दिफाई शुरा के सरबराह नसरुल्लाह ने यह इंकिशाफ भी किया। मेरे साथ दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ये जो एक बहुत अहम कामयाबी मिली है और एक बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, उसने न सिर्फ रॉ के बारे में इंकिशाफात किए हैं बल्कि अफगान तालिबान के बारे में और अफगानिस्तान में जो तालिबान की बुरी हुकूमत है उसके हवाले से भी इंकिशाफात हुए हैं। तो ये कितना खौफनाक है पाकिस्तान के लिए, हमसाया जो मुमालिक हैं उनकी हुकूमतों का मुलव्वस होना? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है और वो ये है कि इंडियन हुकूमत जिसमें 4 का दहशतगर्दों का टोला है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल को मैं अजीत डेवल कहता हूँ, उसके बाद रॉ, ये मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बलूचिस्तान को ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए। और इसलिए ये मंसूबा नाकाम हुआ है कि वो ये चाह रहे थे कि मजीद ब्रिगेड और TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका आपस में गठजोड़ करवा दिया जाए और वहाँ पर ये बलूचिस्तान में इनके अड्डे बना दिए जाएँ
और उसके बाद ये सी पैक को नाकाम बनाए, जो कि एक इनका मनसूबा नाकाम हो गया। किस तरीके से ये अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी में जाके नूर वली मासूद, बशीर ज़ैद जो मजीद ब्रिगेड का कमांडर है, और टीटीपी एलिमेंट्स, ये जाके वहाँ पूरी प्लानिंग होती है, फंडिंग होती है, प्लान बनाया जाता है और फिर इन्फिल्ट्रेशन की जाती है। जितने हमारे मिसिंग बच्चे हैं जिनको ये जान के बरगला के अफगानिस्तान ले जाते हैं और शो ये करते हैं कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको उठाया, ये मिसिंग पर्सन में ढाके प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो कि हमेशा हर दफ़ा एक्सपोज हो गया। उसके बाद ये तमाम ये डिफेंस का दिफाई अमूर का कमांडर था बैतुल्ला मसूद का। आपने पहले कहा कि ये जरबेस के बाद भाग गया था वहाँ पर, और तमाम जितने हमले होते रहे नॉर्थ पाकिस्तान में, साउथ पाकिस्तान में, डीआई खान में, बॉर्डर के ऊपर, सब में ये शामिल है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कि इनको पकड़ लिया। उसके बाद इसने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, अपनी गलती का एतराफ़ किया है, कह रहा है कि किस तरीके से ये बैतुल्ला मसूद और नूर वली जो हैं, ये जो मसूद ट्राइब के बच्चे हैं उनको ये बिल्कुल आगे नहीं भेजते हैं, उनको छुपा के रखा हुआ है। अपने नूर वली के 9 बच्चे हैं, एक को भी उसने नहीं भेजा तहरीक तालिबान में, और बाकी ट्राइब के बच्चों को मारे। तो ये इनमें फूट पड़नी शुरू हुई है। अभी एक हफ्ते पहले जो आपने देखा था कि ख्वास्त के अंदर किस तरीके कुनार में इनका एक कमांडर मारा गया, इनके अपने लोगों ने मारा, इसलिए कि अब उनको जूनियर कमांडर्स को अपने सीनियर कमांडर पे एतमाद नहीं रहा, और यही उनमें खलबली मची। जब फियर ऑफ अननोन होता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये अपने छुपते फिरने हैं। इसलिए अब वक्त आ गया कि इस कैच को प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ, डोजियर के साथ, ये इस्लामाबाद में जितने एम्बेसडर्स हैं दुनिया के उनको ब्रीफ करें, फिर OIC में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये सलामती कौंसिल में लेके जाएं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे किस तरह एक मुल्क दूसरे हमसाया मुल्क में टेररिज्म कर रहा है, फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये बातें बताने की, और इसको बड़े प्रोएक्टिव तरीके से हमें करना चाहिए, इसको हमें बैठना नहीं है। और सेकंड ये बात है कि इसको देखते हुए अब नागज़ीर है कि जो हम कह रहे हैं कि जो अभी नया हम बना रहे हैं इस्तेकाम बना रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पूरी कौम को खड़े होने की बात है। देखें, फौज सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन अगर मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है तो देन यू हैव टू स्टैंड एज ए यूनाइटेड एज ए नेशन, और वो मिलके आपने इसको करना है। और इसके लिए अभी ये सिर्फ उसकी कंटिन्यूएशन में पहले हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इसमें उनको रिसोर्सेज ज़्यादा दिए जाएंगे, नाइट विंड फाइटिंग कैपेबिलिटी की जाएगी, इनकी फ्रेंजिंग टेस्टिंग की जाएगी, इनके बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग की जाएगी, इनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि और मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सके। दैट इज ओनली पर्पस। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं KPK और बलूचिस्तान। आई फील यहाँ की हुकूमतों को बड़े खुश होना चाहिए, मदद करनी चाहिए ताकि इन सबको कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत ही अहम तजावीज़ दे रहे थे ब्रिगेडियर साहब के क्या होना चाहिए, और ये जितनी बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, यकीनन इसको सफारती सतह पर भी और आलमी सतह पर भी भारत के खिलाफ जो सबूत पाकिस्तान के पास मजीद जमा हो रहे हैं, इसको उठाए जाने की ज़रूरत है। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।